जय हिंद दोस्तों, मैं नवनीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेरस पे। दोस्तों, एनसीईआरटी की सीरीज शुरू करने जा रहा हूं मैं। और सबसे पहले क्लास 9th की एनसीईआरटी का ज्योग्राफी शुरू करूंगा। उसके बाद एक एक करके 10th की, 11th की, 12th की, उसके बाद ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी तो हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सारी सीरीज चलती रहेंगी, एक एक करके आती रहेंगी। लेकिन सबसे पहले क्लास 9th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी शुरू की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो एनसीईआरटी की क्लास 9 का सीरीज है ज्योग्राफी की, उसमें पहला चैप्टर है भारत, आकार और स्थिति। एक, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। तो विश्व में जितनी भी प्राचीनतम संस्कृतियां हैं उनमें से भारत की संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। ठीक। दूसरी बात, पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुत ही उन्नत की है, बहुमुखी उन्नत की है। चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग हो, तकनीकी हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में ही अद्भुत प्रगति की है भारत ने। भारत का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगर आप विश्व इतिहास पढ़ेंगे और भारत के इतिहास को छोड़ दें तो इतिहास अधूरा रह जाएगा। ठीक। चलिए, अब आती है भारत के आकार और स्थिति में भारत की स्थिति। ठीक। इस हेडिंग को देखते हैं। तो भारत एक विशाल देश है, आप जानते हो किस नंबर का देश है बड़ा, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। अगर हम इस मैप से आपको समझाऊं तो देखिए, ये ग्लोब है और इस ग्लोब के बीचों बीच खींची जाने वाली ये जो लाइन है, इसे आप कहते हो भूमध्य रेखा या इक्वेटर या शून्य अंश अक्षांश रेखा। अब देखिए, इस लाइन ने आपके ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट दिया। एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध और एक सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध। यानी इस लाइन ने आपके ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट दिया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा प्यारा देश भारत उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, इसका यानी भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक। अब ये क्या कह रहा है, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। देखिए, अक्षांश देशांतर की एक प्रॉपर मैं वीडियो बनाया हूं, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। फिलहाल थोड़ा सा मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देखिए, ये हमारा ग्लोब। अब ग्लोब पर पश्चिम से पूरब खींची जाने वाली सभी लाइनों को अक्षांश रेखा कहते हैं और एक एक डिग्री के अंतराल पर ढेर सारी अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। कितनी खींची जाएंगी ये आप दूसरी वीडियो में आराम से देखिएगा। ठीक। अब ये भूमध्य रेखा है और इस भूमध्य रेखा ने, इक्वेटर ने, आपके ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट दिया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी लाइनें खींची जाएंगी सभी को कहा जाएगा उत्तरी अक्षांश। पश्चिम से पूरब, वेस्ट टू ईस्ट, जितनी भी लाइनें खींची जाएंगी इन्हें कहा जाएगा उत्तरी अक्षांश। और दक्षिणी गोलार्ध में जितनी लाइनें खींची जाएंगी उन्हें कहा जाएगा दक्षिणी अक्षांश। ठीक। ये तो रही अक्षांश की बात। अब बात आती है देशांतर की। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जितनी भी लाइनें हैं उन्हें देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक। अब ये लाइन आपके ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट दिया। एक तो हो गया पूर्वी गोलार्ध ईस्टर्न हेमिस्फीयर और पश्चिमी गोलार्ध वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक। अब पूर्वी गोलार्ध में जितनी भी देशांतर रेखा खींची जाएंगी उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाते हुए उन्हें कहा जाएगा पूर्वी देशांतर। और पश्चिमी गोलार्ध में जितनी भी लाइनें खींची जाएंगी उन्हें कहा जाएगा पश्चिमी देशांतर। बात क्लियर? अब कहा गया है कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। अब मिनट के चक्कर में पड़िएगा, जैसा मैंने आपको बताया कि प्रॉपर अक्षांश देशांतर का वीडियो बनाया, उसमें प्रॉपर डिस्कस किया हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो क्योंकि लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लीजिएगा।
तो उत्तरी अक्षांश। ठीक, अब देखिए ये हमारा है ग्लोब। ठीक, अब ये हो गया भूमध्य रेखा। कह रहा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। तो अगर ये 0 की लाइन है तो 1-1 डिग्री हम ऊपर बढ़ते जाएं उत्तरी गोलार्ध में, तो मान लीजिए ये लाइन हमारी हो गई 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश की। दूसरा है 37 डिग्री 6 मिनट। अब और आगे बढ़ते गए तो मान लीजिए ये लाइन 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश की लाइन हो गई। अब यहाँ आपको दिख रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में भारत कहीं ना कहीं होगा। कहाँ होगा, इसको पता करने के लिए हमें देशांतर की भी आवश्यकता होती है। तो कहा एनसीईआरटी कह रहा है कि इंडिया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से, यानी पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड के बीच में है। ठीक, यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। यानी इंडिया पूरी तरह पूर्वी गोलार्ध में है। अब ये 0 की लाइन बना दिया, 0 डिग्री देशांतर की लाइन। अब 68 डिग्री 7 मिनट खींचना है हमको, तो पूर्वी गोलार्ध में 1-1 डिग्री हम आगे बढ़ते गए। मान लीजिए ये जो हमारी लाइन है ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड यानी पूर्वी देशांतर की लाइन है। और आगे बढ़े तो ये लाइन 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड यानी पूर्वी देशांतर की लाइन है। अब आपको दिख रहा होगा भारत कहाँ होगा, ये रहा आपका हमारा सबका भारत। ठीक, ये हमारा भारत। तो आपको दिख रहा है भारत, ये एग्जाम में आता है, एकदम ध्यान रखिएगा। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत उत्तरी गोलार्ध में है और भारत पूर्वी गोलार्ध में है। बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एनसीईआरटी कहती है कि कर्क रेखा उत्तर में देश और ऊपर, ठीक, लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा, ध्यान रखिएगा, ये हमारा भारत देश है। मैं पूरा मैप नहीं बनाऊंगा, ये हमारा भारत देश है। ठीक, अब देखिए 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड की लाइन को, उत्तरी अक्षांश की लाइन को कहा जाता है कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर जाती है, जिससे भारत 2 बराबर भागों में बट जाता है। ठीक, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके कि कौन सी लाइन ऐसी है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। वो हो गई कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, अब देखिए मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कहां पे, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अगर ये मैप आपको दिख रहा है ध्यान रखिएगा, ये जो भाग है, ये जो वाटर बॉडी है, ये बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। जबकि ये जो वाटर बॉडी है ये अरेबियन सी है, अरब सागर है। ठीक, और इसी बंगाल की खाड़ी में ये जो द्वीप हैं, ठीक, द्वीप क्या होता है, चारों ओर से पानी से घिरा जमीन। ठीक, चारों ओर से पानी से घिरा जो जमीन है उसे आप कहते हो द्वीप। ठीक, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है। जबकि लक्षद्वीप द्वीप समूह अरेबियन सी में है, अरब सागर में है। दूसरी बात यहाँ बताई गई है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है दक्षिण पूर्व में स्थित है। कैसे, अगर हम भारत में अगर ऐसे लाइन खींच दें तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। आप देखोगे यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा, दक्षिण पूर्व में। और अरेबियन सी में जो लक्षद्वीप है दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक, ये आपको क्लियर हो गया कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार स्थित है जो कि भारत के दक्षिण पूर्व में है, और अरेबियन सी में लक्षद्वीप स्थित है जो कि दक्षिण पश्चिम में है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय संघ राष्ट्र का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो कि इंदिरा बिंदु यानी इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, सुनामी जो कि 2004 में आई थी कि लहरों के कारण जलमग्न हो गया। बेशक जलमग्न हो गया है, ठीक, लेकिन धीरे धीरे जब जल हट रहा है तो धीरे धीरे वो थोड़ा दिखाई देना शुरू कर दिया है। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, यहां से आपको एक क्वेश्चन और मिल गया कि भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, ठीक, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में है। जो कि यहाँ नहीं बताया गया, मैं आपको बता रहा हूँ कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, ठीक। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक। अब ये 6 जो बड़े हैं वो कौन कौन से हैं, ये अभी आगे बताऊंगा, ग्राफ आएगा वहां बताऊंगा, ठीक। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है और समुद्र तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक। यानी अगर हम समुद्र तट रेखा की बात करें, मान लीजिए कि हम समुद्र तट रेखा की बात करें तो ये पूरा देखिए, ये इधर बंगाल खाड़ी, इधर अरब सागर, इधर हिंद महासागर, साथ में अगर हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह के भी तट को जोड़ लें तो टोटल तटीय रेखा, जो तटीय सीमा हमारी बनती है या तट रेखा बनती है, वो 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत स्थित है। आपको पता है, अगर हम उत्तर पश्चिम की ओर जाएं तो पाकिस्तान में सुलेमान किर्थर पहाड़ियां मिल जाएंगी, ठीक। ऊपर पामीर की घाट के जस्ट नीचे आपको हिमालय का क्षेत्र मिल जाएगा और नॉर्थ ईस्ट में नागा, पटकोई, बूम, मीजो, रिकमाबले, ढेर सारी पहाड़ियां मिल जाएंगी। तो ये बताया गया कि भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तरी पूर्वी सीमा में नवीन वलित पर्वत है। अब बात आती है वलित पर्वत क्या होता है, फोल्डेड माउंटेन क्या होता है। तो नवीन मतलब सबसे नया, और वलित मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये एक तार है, ये तार है, एक कोई लोहे का तार है मान लीजिए, और दोनों ओर से, इधर से भी इसको प्रेस किया गया, इधर से भी इसको प्रेस किया गया, दोनों ओर से अगर दबाया जाए तो क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, फोल्ड हो जाएगा, मुड़ जाएगा, फोल्ड हो जाएगा, तो उसे कहते हैं फोल्डेड माउंटेन। तो इस प्रक्रिया से अगर कोई पहाड़ पर्वत बनता है तो उसे कहा जाता है वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत या फोल्डेड माउंटेन, ठीक। तो ये जो उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तरी पूर्वी सीमा में नवीन पर्वत हैं वो वलित पर्वत हैं भारत के, ठीक। इसके दक्षिण का भूभाग, यानी भारत के दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। अब आपको इसको मैप से दिखाऊं मैं, अगर इंडिया के मैप को अगर मैं दिखाऊं आपको तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए ये हमारा दक्षिण का भूभाग है, ठीक। देखिए अब ये दक्षिण का भूभाग है, अगर आप देखें इसको तो 22 डिग्री से, 22 डिग्री से हिंद महासागर की ओर, नीचे हिंद महासागर है, तो इसके नीचे की ओर आएंगे तो 22 डिग्री से लगातार ये क्या हो रहा है, सकरा होता जा रहा है, ठीक। जबकि उत्तर में क्या है, इसकी चौड़ाई अधिक है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि प्रायद्वीपीय पठार का भाग हिंद महासागर की ओर सकरा होता जाता है किस अक्षांश से, तो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हमारे दक्षिण भारत का भाग सकरा होता जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं इस मैप से। देखिए इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है, जो कि अभी मैंने आपको बताया।
अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। ठीक, अब देखिए, आपको इस मैप के माध्यम से देखिए आपको समझ में आएगा कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार जो है लगभग 30 डिग्री है। देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, ये लगभग लगभग 30 डिग्री का अंतराल है, 30 डिग्री का डिस्टेंस है। और 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, ये भी क्या है, लगभग 30 डिग्री है। अक्षांश और देशांतरी का जो विस्तार है लगभग 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 30 डिग्री का डिफरेंस रखता है। ठीक, लेकिन अगर हम लंबाई चौड़ाई की बात करें तो देखिए, पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है, जबकि दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है। ठीक, अक्षांशीय और देशांतरी जो डिफरेंस है वो तो 30 अक्षांश का लगभग लगभग है, लेकिन किलोमीटर का ये डिफरेंस उत्तर दक्षिण वाला ज्यादा है, पूर्व पश्चिम वाला कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की स्थानीय समय में, गुजरात से थोड़ा समय इसको बड़ा कर देता हूं, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। ठीक, अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यमोत्तर माना गया है। ठीक, तो भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड की लाइन है। ठीक, अब ऐसा क्यों माना गया जबकि लोकल समय में 2 घंटे का अंतर है? इसको अगर हम मैप के माध्यम से देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये गुजरात का ये भाग और अरुणाचल प्रदेश का ये भाग, इन दोनों के बीच में लगभग 2 घंटे का अंतर है। ठीक, अब आप सोचिए, जिस समय अरुणाचल में 10 बज रहा होगा उस समय गुजरात में 8 बज रहा होगा, अगर सुबह की बात करें तो, या किसी भी टाइम की, तो 2 घंटे का अंतर मिलेगा। तो अगर यहाँ 10 बज रहा है तो यहाँ क्या बजेगा, 8 बजेगा। अब आप सोचिए, कहीं पेपर हो रहा है तो पेपर में गड़बड़ी हो जाएगी। सीबीएसई बोर्ड का पेपर है, पेपर हो रहा है, यहाँ 10 बजे पेपर बट गया और यहाँ के बच्चे भी घर पे हैं। अगर ऑफिस की टाइमिंग की बात की जाए तो भी गड़बड़ी हो जाएगी। अब आप सोचिए, यहाँ पे ऑफिस में आदमी 10 बजे पहुंच गया और यहाँ का आदमी घर पे है, ये तो अव्यवस्था फैल जाएगी। इसलिए एक मानक समय मान लिया गया है, माना गया कि 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड ये हमारी मानक समय रहेगी, और इस लाइन पे जो टाइम हो रहा होगा वो पूरे देश में टाइम माना जाएगा। ठीक, तो मान लीजिए अगर यहाँ 9 बज रहा है, 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड 82.5 अंश पूर्वी देशांतर जो कि हमारी मानक समय रेखा है, अगर यहाँ 9 बज रहा है तो वो अरुणाचल में भी 9 बजेगा, गुजरात में भी 9 बजेगा, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बताइए, समस्या ये है कि 82.5 ही क्यों माना गया, ऐसा क्या जरूरत है 82.5 माना गया? इसको मानने के पीछे पर्पज ये था कि 68 डिग्री 7 मिनट प्लस 97 डिग्री 25 मिनट डिवाइडेड बाई 2, अब जब ये करोगे तो 82.5 डिग्री आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप मिनट को अक्षांश में, अक्षांश को मिनट में बदल के सॉल्व कीजिएगा, तब ये आएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। ठीक, ये रही जो 2 घंटे का अंतर है उसकी बात। ठीक, चलिए अब एक बात और है कि 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड की जो लाइन है वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। ठीक, पहले कई बार ऐसा हुआ था, पहले किताबों में भी था कि इलाहाबाद के यानी प्रयागराज के, आज के प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है, लेकिन नहीं, ये मेजरमेंट में कुछ गड़बड़ या जो भी है। तो अब जो है नया डाटा है उसके हिसाब से भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के अमरावती चौराहे से होकर गुजरती है। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है कि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही सीधी पड़ती है। ठीक, अब इसके बाद का जो एरिया होगा वहां तिरछी पड़ेंगी,
तो दिन रात की अवधि में अंतर आएगा। इसके बारे में हम डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल जितना एनसीईआरटी में दिया यहाँ तो मैं बात कर लूँ। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि भारतीय जो भूखंड है, भारत भूभाग है, वो एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। आप इस मैप को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरा हमारा एशिया महाद्वीप, ये हमारा एशिया महाद्वीप, ये पश्चिम और ये पूरब, ठीक, इन दोनों के बीच में ही तो हमारा भारत है। तो पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित हमारा भारत है, ठीक। दूसरी बात, भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार, आप देखिए एशिया महाद्वीप के दक्षिण का ही भाग है। ये पूरा एशिया महाद्वीप आपको मैं बताया, ठीक, ये पूरा एशिया महाद्वीप, और ये क्या है, एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार हमारा भारतीय भूभाग है। आगे देखते हैं। देखिए, हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों तथा पूर्व में एशियाई देशों को मिलाता है। एक हिंद महासागर कहाँ पे, पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व में एशियाई देशों को मिलाता है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। अगर आप इसको मैप में देखें तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जब भी ज्योग्राफी पढ़िए तो बिना मैप के मत पढ़िए, एक बार मैप जरूर देखिएगा। एक दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। ठीक, हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। सबसे लंबी विस्तृत सीमा रेखा अगर कहा जाए सही से तो भारत की है, और यही कारण है कि भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम हिंद महासागर पड़ गया। हिंद हमारा देश और हमारे देश के नाम पर ही हिंद महासागर नाम पड़ गया। ठीक, अब एक फैक्ट ध्यान रखिएगा, 1869 में स्वेज नहर खुल गया। जब ये स्वेज नहर खुल गया तो भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। कैसे कम हो गई जरा देखिए, भारत के इस नक्शे को देखिए। तो पहले यूरोप में आने के लिए कैसे थे, या तो हम स्थल मार्ग से होकर आए इधर से घूमते हुए, या तो इधर से होते हुए अफ्रीका का चक्कर लगा के हम भारत पहुंचे। ठीक, लेकिन जब स्वेज नहर, ये है लाल सागर और ये है भूमध्य सागर, इनको जोड़ने के लिए बनाया गया स्वेज नहर। अब जब स्वेज नहर बन गया तो यहाँ के लोग इसी रास्ते से हम कहाँ पहुंच जाते थे, यूरोप। इसलिए ये इतना लंबा रास्ता तय करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो अगर हम जलीय रास्ते से हम यूरोप जाना चाहें, स्वेज नहर मार्ग का अगर उपयोग करें हम, तो यूरोप पहुंचने में हमको 7000 किलोमीटर कम दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कई किताबों में बड़े देशों और छोटे देश में बड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन आपको फॉलो करना है एनसीईआरटी। देखिए एनसीईआरटी कह क्या रही है कि विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद चीन है, फिर ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, देन भारत है। तो भारत से ये 6 बड़े देश है और 7वां बड़ा देश विश्व का भारत है। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा देश रसिया। इसके ऊपर एक कोड भी है जो मैं दूसरी वीडियो में, भारत और पड़ोसी देशों की वीडियो में डिस्कस किया हूं, तो आप चाहो तो उस वीडियो को देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमारा विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापार हुआ करता था। ऐसे प्रॉपर साक्ष्य हमको मिलते हैं, तो संबंध तो युगों पुराना है। ठीक, परंतु यह संबंध जब समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से हुआ करता था। ठीक, वैसे भी हमारे देश में सनातन धर्म में समुद्र को पार करना अच्छा नहीं माना जाता था, तो फिर भी समुद्र से कुछ व्यापार हुआ करता, लेकिन मोस्टली जो व्यापार हुआ करता था स्थलीय मार्ग से हुआ करता था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए। आप हिस्ट्री पढ़ोगे कि वेनसांग कैसे आया, फाहियान कैसे आया, तो आपको समझ में आएगा कि उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के दर्रों से होते हुए लोग
भारत आए या भारत से गए, ठीक। जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। आपको पता है वास्को डी गामा समुद्र मार्ग से पहली बार भारत आया यूरोप से, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इन मार्गों से प्राचीन समय में विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति कहीं जाता है, ठीक, और खासकर व्यापारी जाता है, तो खुद नहीं जाता, दो चीजों को लेके जाता है। पहली चीज, जो अपने देश से वो सामान या तो किसी देश में गया है बेचने, तो वस्तु लेके जाएगा, किसी प्रकार का भी सामान हो, या तो वो खरीदने आया है और यहाँ का सामान खरीद के अपने देश ले जाएगा, पहली चीज। दूसरी, जब वो वहां से आता है तो अपने यहाँ की विचार, मान्यताएं, संस्कृतियों के बारे में भी हमको अवगत कराता है, बताता है कि हमारे यहाँ कल्चर क्या है, हमारे यहाँ सभ्यता संस्कृति कैसी है, हमारे यहाँ परंपराएं कैसी है, ठीक। तो ये दो चीजें एक साथ चलती हैं, विचार और वस्तु। अगर जब भी व्यापार होगा, ठीक, भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषद के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। शुरुआत में तो व्यापारियों के माध्यम से ही हमारी ढेर सारी चीजें पहुंच पाई। उसके बाद जब आक्रांत आए तो हमारी ढेर सारी चीजों को यहां से ले गए। ये तो विचार रहा, उपनिषदों की विचार, रामायण में विचार है, पंचतंत्र की कहानी, ये जो विचार है, ये विचार हुए, विचार गए। इसके बाद मसाले, मलमल आदि कपड़े, व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों में ले जाए जाते थे, ठीक। काली मिर्च को काला सोना कहा जाता था, इतना महंगा बिकता था यूरोपीय देशों में। तो बड़ी बात थी, ये मसाले वसाले सब यूरोप में जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनार और गुंबद का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। जब आप संपर्क बढ़ाओगे, ठीक, तो वहां का स्थापत्य, वहां के विचार, वहां की कला संस्कृति अपने यहाँ ले आओगे। आप अपने ही जगह पे देखिए जहां आप रहते हो, आपको अपना मकान बनवाना है और कहीं बड़े शहर या किसी भी शहर में गए, वहां के तरीके को देखो किस प्रकार से मकान बने हैं, तो आप अपने आप इसको क्या करते हो, अप्लाई करते हो, तो वो स्थापत्य वहां पहुंच गया। इसी तरह दो देशों के बीच में भी आदान प्रदान होता है विचारों का, ठीक। अब बात आती है हेडिंग भारत के पड़ोसी देश। देखिए, भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य, अब देखिए 9 केंद्र शासित प्रदेश लिख दिया है। अब 9 केंद्र शासित प्रदेश नहीं, फिलहाल यहाँ पे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप गिन लीजिएगा। और कारण क्या है, दादर नगर हवेली और दमन दीव, दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक साथ मर्ज कर दिया गया। जो पहले 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, दादर नगर हवेली अलग और दमन दीव अलग, दोनों को एक साथ कर दिया गया, तो एक केंद्र शासित प्रदेश हमारा कम हो गया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगते हैं। अब देखिए, इसको मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाता हूं। देखिए, चलिए देखिए, ये पाकिस्तान, यहां अफगानिस्तान टच कर रहा भारत को, ये पूरा ये लाइन इधर, ये इधर और थोड़ा इधर, ये चीन टच कर रहा है। इधर देखिए, ये नेपाल टच कर रहा है, इधर ये भूटान टच कर रहा है, ठीक। तो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक। इधर उत्तर में चाइना और नेपाल, भूटान। पूरब की बात करें तो ये पूरी लाइन ये म्यांमार से, और इधर ये पूरा भूटान से। तो ये देश टच करते हैं स्थल से भारत को। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कौन सा देश किस राज्य को टच करता है और भारत के कौन से राज्य किन किन देशों को टच करते हैं। तो इस मैप को ध्यान से आप देखिएगा।
चलिए एक और इंफॉर्मेटिव चीज यहां पे है, 1947 के पूर्व भारत में दो प्रकार के राज्य थे। यानी 1947 के पूर्व कहने का मतलब आजादी के पहले भारत में दो प्रकार के राज्य थे, एक तो प्रांत और दूसरा रियासत। अब प्रांत क्या था? वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे। ठीक, यानी जो अंग्रेजों द्वारा सीधे शासित प्रांत थे या प्रदेश थे, क्षेत्र थे, उन्हें प्रांत कहते हैं, जिस पर वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी शासन करते थे। दूसरा क्या था? रियासत था। यहाँ पर स्थानीय शासकों द्वारा पैतृक आधार पर, यानी भारत के जो राजे रजवाड़े थे वो शासन करते थे, लेकिन वो अंग्रेजों की अधीनता मानते थे। ठीक, तो ढेर सारे आप राजे रजवाड़ों के बारे में सुने होंगे जो भारत में अंग्रेजों के समय भारत के कुछ भाग पे शासन करते थे, लेकिन मुख्य बात यह थी कि वो अंग्रेजों की भी अधीनता मानते थे। ठीक, लेकिन उनको कुछ स्वायत्तता प्राप्त थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे दो द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव। इसको मैप में हम दिखाते हैं आपको। देखिए हमारे दो पड़ोसी राष्ट्र, द्वीपी राष्ट्र हैं। एक तो ये रहा हमारे देश के पास में श्रीलंका, और दूसरा ये रहा मालदीव। ठीक, आगे देखते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में एक छोटा सा रास्ता पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। ठीक, अब यहीं पे पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। ठीक, यहीं पे पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। इसको स्टेट और जल संधियों की अलग वीडियो बनाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा, तो फिलहाल यहाँ पे जान लीजिए पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। ठीक, मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। आप जानते हैं लक्षद्वीप समूह, अभी आपको बताया हूं कि भारत का लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित एक द्वीप है, भारत का है। देखिए ये लक्षद्वीप है और इसी के दक्षिण में ये मालदीव है। ठीक, ये देश है और लक्षद्वीप तो भारत का ही है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी चलिए एटलस में मानचित्र में देखने की बात कह रही है। तो चलिए ये रहा आपका क्लास 9th की एनसीईआरटी का, क्लास 9th की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर। ठीक, अब इस मैप को जरा आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से काम कीजिएगा कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन कौन से ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो बंगाल की खाड़ी के तट पे हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अरब सागर की तट पे हैं। और इस पे मैं प्रॉपर एक अलग वीडियो बना चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा सेशन एनसीईआरटी के 9th एनसीईआरटी के पहले चैप्टर का। अगली वीडियो 9th की ही एनसीईआरटी के ज्योग्राफी की दूसरे चैप्टर पे सेशन होगा। तो इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।